हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। जैसा कि कुछ दिनों पहले आपका सीडीएस एग्जाम हो चुका है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीडीएस के सारे क्वेश्चंस जो भी आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस के सभी क्वेश्चंस को जो भी साइंस में पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के सीडीएस के पूछे गए सारे क्वेश्चंस और एक एक करके हम इसे एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है और डीपली एनालाइज करेंगे कि एक एक क्वेश्चंस को आगे लेके चलूंगा मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए एक एक करके मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं और सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि उस सेट में 21 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या बोला गया है जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर चीजों को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। The rule to determine the direction of current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field। तो ये सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किस रूल से हम डायरेक्शन ऑफ करंट को डिटरमाइन क्या करते थे। तो मैंने आपको ये बता रखा है डायरेक्टली कि हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आराम से इंड्यूस करंट को हम लोग निकाल पाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे थोड़ा सॉल्व करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे सभी बहुत ही आसान थे और मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, मगर बहुत ज्यादा खास भी नहीं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान ही है। क्या बोला गया देखिए, कार ट्रेवल टोटल डिस्टेंस एल। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई एक पाथ है जिसकी दूरी है, टोटल डिस्टेंस है एल। कार ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया एल, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड v1। तो मतलब यहां पर मैं दूसरे कलर के पेन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाफ जो डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया जो कि होगा l/2 और इसे ट्रेवल करते टाइम इसकी वेलोसिटी थी v1 और जो टाइम लगा होगा मैं वो मान लेता हूं t1। नेक्स्ट हाफ क्या बोला गया है, एंड द अदर हाफ विद स्पीड v2। तो जो नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस बच गया वह उसे ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस होगा वो l2 होगा और यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई v2 और जो टाइम लगा होगा मैं वो मान लेता हूं t2। तो हमसे क्या पूछा गया है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर वो क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा L है, तो मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की जगह पर L को पुट कर देता हूं और टोटल टाइम क्या है, दैट इज t1 प्लस t2। अब आप जानते हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो मैं अगर इसको t1 मानता हूं, अगर मैं इसे t1 मानता हूं तो t1 की जगह पर हम लिखेंगे, जरा मैं इसको ठीक कर लूं। तो अगर मैं इसे t1 मानता हूं तो t1 के जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए t1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, l तो l रहेगा, t1 के प्लेस पे हम लिखेंगे l/2 इंटू v। क्या लिखेंगे, l/2 इंटू v। तो ये रहा l/2 इंटू v1 प्लस l/2 इंटू v2। यहां से अगर आप ध्यान से देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो, तो यहां से हमें क्या दिखेगा, यहां से हमें दिख रहा है कि ये l/2 कॉमन आ चुका है और ये l/2 को मैंने बाहर लिख दिया और यहां ये बच गया 1/v1 प्लस 1/v2 और इस l ने इस l को मार दिया तो ये 2 चला जाएगा कहां, ऊपर। तो जगह की कमी होने के लिए मैं यहां लिखता हूं, तो ये 2 चला गया ऊपर और नीचे रह गया v1 v2 का एलसीएम v1 इंटू v2 और ऊपर हो गया v1 प्लस v2, जो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं ठीक से तो 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2 इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर निकल के आया इस क्वेश्चन से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं था इसमें, आसानी से आपने कॉन्सेप्ट को लगाया और आपको आंसर मिल चुका है। तो आंसर डी हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, दैट इज 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी और एक्सेलरेशन 0 के लिए नेट फोर्स इज मैक्सिमम नहीं होगा।
नेट फोर्स ऑन इट्स इज जीरो, बिल्कुल सही बात है कि इस पे नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहां क्या बोला गया है, when a stone is tied and string with a wheels and a circle then the work done by it। अच्छा, वर्क डन पूछा गया है कहां पे, हमारे स्ट्रिंग के ऊपर वर्क डन पूछा गया है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए यहां मैं आपको बनाकर दिखाता हूं इसे। ये मान लीजिए एक स्टोन है जिसे बांधा गया है, अब ये घुमाया जा रहा है, तो नेट जो फोर्स है जो इस रस्सी पे लगाया जा रहा है वो क्या है, लगभग जीरो ही है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जीरो। तो काफी सारे क्वेश्चन थे इसमें, तो ये पूरा भर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, क्या बोला गया ध्यान से समझिए और चलिए इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एज्यूम ए डज 500 जूल वर्क इन x मिनट, ठीक है, एंड बी डज 1000 जूल वर्क इन 2। अच्छा ये 20 है, ओनली 20x नहीं है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये क्या है, ये ओनली 20 है, 20x नहीं है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन 20 मिनट्स, ठीक है। इफ द पावर डिलीवर बाय ए इज P1 एंड बाय B इज P2 और P1 P2 में रिलेशन दिया गया है P1 इज इक्वल टू 2 टाइम P2, देन हमें x फाइंड करना है। तो देखो आप जानते हो, मैं यहां सॉल्व करता हूं कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो P1 क्या होगा, वर्क, दैट इज P1 के लिए 500, तो मैं यहां पर 500 लिख देता हूं, और टाइम जो कि हमारा x, चलिए लिख दिया मैंने। P2 अगर लिखूं मैं यहां पर, तो P2 क्या होगा हमारा, P2 के लिए वर्क दैट इज 1000 जूल और टाइम इज 20, और रिलेशन क्या दिया गया है कि P1 इज इक्वल टू 2 टाइम P2। अब मैं यहां पर चीजों को पुट करता हूं और आंसर को निकालता हूं। अब मैंने यहां पर P1 पुट कर दिया, P1 के जगह मैं ये पुट करता हूं, एक सेकेंड, मैं यहां पर क्या करता हूं, P1 की जगह पर 500 बाई x को पुट करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने P1 की जगह पर 500 बाई x को पुट किया, और P2 की जगह पर मैं 1000 बाई 20 पुट करूंगा, मगर यहां पर एक 2 है इसलिए मैं यहां पर 2 को पुट करूंगा। 2 इंटू 1000 बाई 20, ये जीरो वगैरह कैंसिल हो गए, जो कैंसिल होते जा रहे हैं मैं उनको कैंसिल करते जा रहा हूं। तो x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी निकल के आई, 5। तो x हमारा 5 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो ऑप्शन में कहीं 5 नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक फिर से हो रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे भी ठीक कर देता हूं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से आंसर डी हमारा 5 निकल के आता है। तो ये हमारा रह गया आंसर डी, दैट इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 25 को मैंने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। ये भी इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में रखूंगा, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आया था जो कि आपसे सॉल्व ना हो, सभी क्वेश्चन लगभग इजी टाइप के ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व किया जाए और देखा जाए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ए साउंड वेव ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड एंड प्रोड्यूस 20 क्रेस्ट इन एंड 20 ट्रफ्ट, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। अच्छा, एक साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, इसमें ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ्ट 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है। और मैंने आपको बताया था साउंड के क्लास में कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कितने सारे क्रेस्ट और ट्रफ्ट है उसको आप अगर टाइम से डिवाइड दे दो तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आती है, मैं इसे जरा इरेज कर देता हूं ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल पाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लिया, दैट इज 20 बाई 0.1 जो कि 200 हमारा निकल के आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो यहां से हम अगर वेवलेंथ निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। अब आप वेलोसिटी को पुट करो, वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड और ये हमारा 200 फ्रीक्वेंसी। आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बिना कुछ ये समझ सकते हो। इस जीरो से मैंने इसको काट दिया, तो देखिए ये जो है इसको मैं अगर 30 मान लूँ और इसको 20 मान लूँ तो ये 1.5 से थोड़ा ज्यादा है और 2 से थोड़ा कम है,
तो मतलब आंसर इज बिटवीन 1.5 to 2, तो वो हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1.65, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपने आंसर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया और आंसर को आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? यहां बोला गया है एन एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड। एक्सरे डिफ्लेक्ट कब होगा, किस कंडीशन में होगा? बाय ए मैग्नेटिक फील्ड? नहीं। बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड? ये भी नहीं। बोथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक? ये भी नहीं। ना ही होगा मैग्नेटिक फील्ड से और ना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा कौन? एक्सरे। तो काफी क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। सीडीएस में इस बार बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। मैं सभी को एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो हमारे टीम से जरूर संपर्क करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, इसे भी जरा देख लिया जाए। ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में बातें की जा रही है। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस यूज रिस्पेक्टिव आर। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव था और जो आईपीस थे वो कैसे थे? वो इस टाइप के लेंस थे। ये कौन से लेंस है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन से लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं, दैट्स वाई हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम कन्वर्जिंग लेंस का भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए अब इसी के अराउंड क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ए कन्वर्जेंट लेंस एंड डाइवर्जेंट लेंस, नहीं, दोनों के दोनों ही क्या होंगे? कन्वर्जेंट लेंस होंगे या फिर कन्वर्जिंग लेंस होंगे। तो क्या बोला गया है? डाइवर्जेंट, ये भी गलत हो गया। कन्वर्जेंस लेंस एंड कन्वर्जेंट लेंस। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आता है, क्योंकि दोनों ही लेंस कन्वर्जिंग टाइप के हैं या फिर कन्वर्जेंट टाइप के हैं, आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तो जो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि वो तारे बहुत दूर है हमारे यहाँ से, और जब अर्थ के सरफेस में वो आते हैं उससे पहले उन्हें बहुत सारे अलग अलग मीडियम को फेस करना पड़ता है, जहां पर की लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। तो ये मेनली रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख पाओगे कि ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। आंसर हमारा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बाहर से मानता हूं कि सीडीएस लेवल पे मेनली ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर जनरेट्स, ये क्या जनरेट करता है? तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जनरेट करता है हाई वोल्टेज लो डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज हाई वोल्टेज एंड लो डायरेक्ट करंट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बातें करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए एक एक करके केमिस्ट्री में भी डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि केमिस्ट्री से है। क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन कंपाउंड। तो मोल्टेन कंपाउंड से हम लोग वाइडली किसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो ये मेनली जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग इस मेथड से उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एक ही दिखाई पड़ रहा है, जो कि हमारा है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया है, जरा इसे भी समझा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफीन। इसमें से ग्रेफीन का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सभी चीजों को एक बार मार्क करो, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप चीजों को मिला ना दो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए आपको इन सभी चीजों को मार्क करना बहुत ही जरूरी होता है। इट इज द थिनेस्ट मटेरियल, सही बात है, ये थिनेस्ट मटेरियल तो है। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, हाँ ये भी सही बात है, ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट तो है। इट इज हाईली कंडक्टिंग, ये भी सही बात है। इट इज वाइडली इट इज अ वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, नहीं सेमीकंडक्टर में इसका कोई काम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज इट इज अ वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाई डू प्लास्टिक नॉट डिग्रेड। तो प्लास्टिक डिग्रेड क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन पूछा गया है। देखिए
प्लास्टिक में आयनिक बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही चले गए। और प्लास्टिक का हाई और लो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, आपको पता ही है। तो इसका एक ही आंसर निकल के आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के कारण प्लास्टिक जल्दी डिग्रेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, यहां पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है हमें वो ढूंढ के निकालना है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको COOH ये फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड, और ये रहा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज C2H5COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या बोला गया है, इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं देख लूं जरा, इच कार्बन एटम फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड यूजिंग द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, सिंगल बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही होता है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्रिएट सिमेट्री, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन। सही बात है ये भी। नेक्स्ट बोला गया है द लेंथ ऑफ CC बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये भी सही बात है, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट बॉन्ड्स जैसे कुछ बनते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। इसके 6 आइसोमर तो नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो हमने बहुत ही आसानी से चीजों को सॉल्व कर लिया। देखिए, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए इस टाइप से और आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाए, तो आप स्टेटमेंट को एनालाइज करो। आप अगर देखोगे तो मैंने देखा 3 स्टेटमेंट गलत, सॉरी 3 स्टेटमेंट सही और एक ही स्टेटमेंट है जो गलत है। तो आप भले ये भूल चुके हो कि यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया था, फिर भी आपने इसे देख करके पता लगा लिया कि 3 सही है, एक ही है जो ऑड है, तो ऑड ही हमारा आंसर होगा सिंपली। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है। तो ये अमोनियम सल्फेट तो एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, बिल्कुल। अमोनियम नाइट्रेट भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन गैस है, ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है। और ये है हमारा यूरिया, तो यूरिया भी एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट ट्रांजिशन मेटल। मतलब ग्रुप डी के बारे में ये बातें कर रहे हैं। ग्रुप डी में होता है N-1 D1 to 10, D1 to 10। तो यहां से मुझे ऐसे क्वेश्चन में काफी टाइम प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं टीम से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है एक भी। मैं जरा इसको एक बार देख लूंगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ऑप्शन छूट चुका है या कुछ तो एरर आ चुका है इस क्वेश्चन को ऑप्शंस में। तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आर पॉसिबल। तो मेनली वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप डी के एलिमेंट शो करते हैं और यहाँ पर ग्रुप डी का एलिमेंट एक ही है, आयरन। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस स्मेल लाइक रोटन एग। रोटन एग के जैसा कौन सा स्मेल करता है। तो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली आपको याद करवाया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली आपको याद करवाया जाता है कि रोटन एग लाइक स्मेल क्या कौन सा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, ये केमिकल रिएक्शन दिया गया है जहां पर पोटासियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है पोटासियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहां आप देखो कि पोटेशियम ने क्या किया, पोटेशियम यहां पर जा करके बैठ गया बेरियम की जगह पर और बेरियम ने पोटेशियम को भगा दिया। तो एक दूसरे को ये लोग भगाने का काम कर रहे हैं और ये भगाने का काम जब होता था दोनों एक दूसरे को भगा दिया करते थे। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते थे, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा करते थे। मैंने इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
तो इसी के साथ केमिस्ट्री की भी समाप्त हुई, केमिस्ट्री का भी कहानी खत्म हुआ। अब हम बातें करेंगे बायोलॉजी के बारे में। फिजिक्स को बताया मैंने, केमिस्ट्री को बताया, अब बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को देखा जाए ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए बायोलॉजी को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्कीम फॉलो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए हम किसे फॉलो करते थे, मैंने एनिमल के लिए नहीं, ये हम लोग प्लांट के लिए भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होंगे। चलिए, तो मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाता हूँ फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हम लोग ये पढ़ाते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो किंगडम यहाँ पर एब्सेंट है, तो डायरेक्टली हमें ढूंढना है फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ऑर्डर से नहीं होगा, फाइलम, क्लास, फैमिली, ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। तो एयरबॉर्न डिजीज के एग्जांपल यहां से पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमें दिख रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज। फर्स्ट क्वेश्चन का 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या क्या हो सकते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक ए होगा, एक होगा बी, एक ब्लड ग्रुप होगा ए बी और एक ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग में, जो कि एओ गलत, ए बी ओ सही, बी ओ गलत, बी ओ गलत। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है ब्लड ग्रुपिंग का तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है ह्यूमन बीइंग में। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होते हैं, टेस्टिस बिल्कुल होता है, सर्विक्स फीमेल में होते हैं और स्क्रोटम भी मेल में ही होता है। तो हमसे नॉट पूछा गया था, तो आंसर दैट इज ऑप्शन सी, सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला गया है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का अलग अलग पार्ट का नाम हमसे पूछा गया है। तो यहाँ क्या बोला गया है, फोर ब्रेन, स्टैंडर्ड ब्रेन ऐसा कुछ नहीं होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, रेयर ब्रेन बोल के भी ऐसा कोई नाम नहीं होता है। और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन बिल्कुल सही बात है। फोर ब्रेन, मीन ब्रेन ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को, अगर आप मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, अगर आपने इसे ऐसे काटा और आपने इसे एनालाइज किया, सर्कुलर ये दिखेगा, तो अंदर में ऐसा आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा जिसे हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विलाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के एग्जांपल इसमें से कौन से है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड ही होता है, ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, माल्टोज एंड लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, राइबोज इज ए मोनोसैकेराइड। तो इस तरह से हमने चीजों को समझा। ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ऐसे अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स के, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कैन बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है प्रोकैरियोटिक में ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जिनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड कौन से नहीं होते हैं, तो राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, बेसल बॉडी का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोलस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और इंक्लूजन बॉडी का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये वैसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं न्यूक्लियस, उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स और ये है नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक में मेनली मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हमें यहां दिख रहा है ऑप्शन सी में, राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी, दैट इज राइबोसोम।
क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। सॉल्यूशन विथ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। तो मैंने आपको बताया था, पीएच को समझाया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी कंपाउंड का पीएच अगर 7 है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। 7 से ज्यादा वाले को हम कहते हैं बेसिक, और 7 से कम वालों को हम कहते हैं एसिडिक। और यहां क्या बोला गया है? लेस देन 7। मतलब आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक सॉल्यूशन। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑप्शन सी, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म हुए और हमने जितने भी क्वेश्चंस मेरे सामने आए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, मैंने उन सभी का आंसर आपको बताया और उसे आपको सॉल्व भी करके दिखाया बहुत ही आसानी से। ऐसे एक भी क्वेश्चंस नहीं थे जो कंट्रोवर्शियल हो या फिर आपको उसका आंसर पता ना चल रहा हो। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ऐसे इजी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए सीडीएस के लिए, तो आप हमारे टीम, हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.